आपका स्वागत है, जो कि आपका सुपर 10 में 10 में क्वेश्चन आते हैं। मेरा ये जो वीडियो है मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स से है, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। यदि आपने पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप शिक्षण कौशल के प्लेलिस्ट में देख ले सकते हैं, जहाँ पर वैदिक कालीन शिक्षा, मुस्लिम कालीन तथा बौद्ध कालीन शिक्षा के ऊपर 3 वीडियो बन चुके हैं। ये हमारा चौथा वीडियो है, जिसमें हम आज ब्रिटिश कालीन शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमियों को ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैदिक ब्रिटिश कालीन शिक्षा। सबसे पहला पॉइंट है, डच कंपनियों ने सबसे पहले शैक्षिक प्रयास किया। भारत में जो शैक्षिक प्रयास था सबसे पहले डच कंपनियों ने किया था। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, विलियम कैरी, विलियम वार्ड तथा जोशुआ मार्शमैन को श्रीरामपुर त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने भारत में बंगाल प्रांत में शिक्षा के नाम पर जमकर ईसाई धर्म का प्रचार किया। बाद में लॉर्ड मिंटो ने उन्हें बंद करा दिया, क्योंकि ये ईसाई धर्म के प्रचार कर रहे थे शिक्षा के नाम पर, इसलिए लॉर्ड मिंटो ने उन्हें बंद करवा दिया। अगला पॉइंट है हमारा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रधार तथा भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह वीडियो आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ से डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स, चार्ल्स ग्रांट जिसने भारत में सबसे पहले अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दिए जाने की एक पंचसूत्री कार्यक्रम तैयार किया। जो चार्ल्स ग्रांट था, इसने भारत में पंचसूत्री कार्यक्रम तैयार किया। पहला, भारत में विद्यालयों की स्थापना, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा, अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा, अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान की शिक्षा, ईसाई धर्म का प्रचार। तो इसने मूलतः अंग्रेजी शिक्षा पर ही ज़्यादा ध्यान दिया। तो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। 1813 का आज्ञा पत्र। 1817 में एक आज्ञा पत्र आया है, जिसमें पहला पॉइंट है, भारत में यूरोप की किसी भी ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की छूट। इस 1813 के आज्ञा पत्र से यूरोप की किसी भी ईसाई मिशनरी को भारत में धर्म प्रचार करने की छूट दी गई। दूसरा पॉइंट है, भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन एवं भारतीय साहित्य के पुनरुद्धार के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की गई। 1813 की धारा 43 में यह कहा गया, 1 लाख की धनराशि। यहीं से प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म होता है। 1813 की धारा 43 से ही, जहाँ पर 1 लाख रुपए की बात की गई, उसमें क्लियर नहीं किया गया कि यह 1 लाख रुपए अंग्रेजी साहित्य के लिए या भारतीय साहित्य के लिए कहा गया था। यह पूर्ण रूप से विवादित रहा कि किसके लिए कहा गया था, इसलिए यह प्राच्य पाश्चात्य विवाद के जन्म होता है। प्राच्य पाश्चात्य विवाद, प्राच्य का अर्थ है पूर्वी देश। 1813 की धारा 43 में भारतीय विद्वान और भारतीय साहित्य शब्द का अर्थ स्पष्ट न होने के कारण प्रसिद्ध प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ। अब देख लेते हैं प्राच्यवादी विचारधारा में प्रिंसेप, विल्सन एवं लॉर्ड मिंटो जैसे लोग थे, जो यह धनराशि भारतीय साहित्य अर्थात अरबी एवं संस्कृत साहित्य को देने के लिए खर्च करना चाहते थे। प्रिंसेप, विल्सन, लॉर्ड मिंटो, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कभी कभी हमारे एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन प्राच्यवादी है। तो तीनों नाम याद रहेंगे तो आप प्राच्यवादियों को सही से ऑप्शन टिक कर पाएंगे। के बाद अब हम देख लेते हैं पाश्चात्यवादियों के विषय में। इस दल में लॉर्ड मैकाले तथा राजा राम मोहन राय जैसे लोग थे, जो इस धनराशि को भारत में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान एवं साहित्य की शिक्षा पर खर्च करना चाहते थे। 1833 का आज्ञा पत्र। इसके बाद आता है 1833 का आज्ञा पत्र, जिसमें पहला पॉइंट है, शिक्षा की धनराशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई। गवर्नर जनरल की कार्यकारी समिति में एक कानून सदस्य जोड़ा गया। अब चलते हैं हम ब्रिटिश कालीन शिक्षा की कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं।
जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट है 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। दूसरा है 1791 में बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने की, जो कि एक संस्कृत विश्वविद्यालय था। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने की। भारत में जन शिक्षा समिति की स्थापना 1823 में हुई, जिसके पहले अध्यक्ष विल्सन महोदय थे। अब इसके बाद हमारा आता है मैकाले का विवरण पत्र। 10 जून 1834 को मैकाले ने कानून सदस्य के रूप में भारत में प्रवेश किया। इस समय भी प्राच्य पाश्चात्य विवाद जोरों पर था। तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने मैकाले से 1873 की आज्ञा पत्र की धारा 43 की उचित व्याख्या देने और प्राच्य पाश्चात्य विवाद को निपटाने के बात कही। मैकाले ने इस चुनौती को स्वीकार किया तथा 1813 की आज्ञा पत्र की धारा 43 और प्राच्य पाश्चात्य विवाद का गहन अध्ययन करने के बाद 2 फरवरी 1835 को अपना प्रसिद्ध विवरण पत्र विलियम बेंटिक के पास भेजा, जिसे माइनूट्स ऑफ मैकुलस कहा जाता है। मैकाले की विवरण पत्र की जो प्रमुख बातें थी वह थी कुछ प्रमुख बातें थी, जिसमें पहला पॉइंट है धारा 43 में वर्णित धनराशि गवर्नर जनरल अपनी इच्छा से खर्च कर सकता है। हम इसके लिए किसी शर्त से बाध्य नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण बात है भारतीय विद्वान का अर्थ संस्कृत के पंडित तथा अरबी फारसी के मौलवियों से ही नहीं अपितु भारत के उन लोगों से भी है जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ते थे। विवरण पत्र में मैकाले ने यह भी बताया कि धारा 43 में वर्णित साहित्य का अर्थ सिर्फ संस्कृत या अरबी फारसी साहित्य से नहीं अपितु इसमें मिल्टन की कविताएं एवं लोक दर्शन का भी साहित्य सम्मिलित है। अंग्रेजी माध्यम के जो पक्षकार थे उनका तर्क था मैकाले के अनुसार भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाया जाए, जिसके पक्ष में मैकाले ने निम्नलिखित तर्क दिए। पहला तर्क था क्योंकि अंग्रेजी शासकों की भाषा है, क्योंकि उस समय हमारे देश में अंग्रेजियों का शासन था, इसलिए उसने मैकाले ने अंग्रेजी को वरीयता दी। और दूसरा पॉइंट है ब्रिटिश सरकार में नौकरी के लिए अंग्रेजी शिक्षा जरूरी था, इसलिए भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा सिखाने भी जरूरी था। तीसरा तर्क मैकाले ने यह दिया क्योंकि भारतीय खुद अंग्रेजी सीखना चाहते थे, इसलिए उसने अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया। और चौथा तर्क यह था क्योंकि दुनिया का सबसे विकसित ज्ञान आज अंग्रेजी भाषा है, इसलिए मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया। अगला पॉइंट उसने यह दिया तर्क क्योंकि आज भी भारत में कोई एक भाषा नहीं बोली जाती जिसके माध्यम से सभी को जोड़ा जा सके, इसलिए अंग्रेजी अनिवार्य करना चाहिए। अंग्रेजी सीखना आसान है, यह हमारा लास्ट पॉइंट था। अब हम मैकाले के अन्य कथन देख लेते हैं। पहला है मैकाले ने भारतीय साहित्य एवं ज्ञान का मजाक उड़ाते हुए यह कहा कि अंग्रेजी या यूरोपियन साहित्य की एक अलमारी संपूर्ण भारतीय साहित्य से भी बेहतर है। दूसरे पॉइंट में उसने कहा ज़्यादा लोगों को थोड़ा ज्ञान देने से अच्छा है कि थोड़े लोगों को उच्च वर्ग में ज़्यादा ज्ञान दिया जाए, ताकि शिक्षा इन थोड़े लोगों से छन छन कर बूंद बूंद निचले लोगों तक पहुँचे। इससे कंपनी के कंधों पर भार नहीं पड़ेगा। इस नीति को इतिहासकारों ने अधोगामी निस्यंदन नीति या छन्नीकरण की नीति भी कहा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है अधोगामी निस्यंदन नीति या छन्नीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो लॉर्ड मैकाले ने। अगला पॉइंट है 7 मार्च 1835 को विलियम बेंटिक ने मैकाले के विवरण पत्र को मंजूरी दी, जिसके फलस्वरूप यह निर्धारित किया गया कि आगे से भारतीय साहित्य के प्रकाशन पर कंपनी कोई खर्च नहीं करेगी। अब हम लॉर्ड मैकाले के रिपोर्ट जो उसने प्रस्तुत किया था उसका निष्कर्ष देख लेते हैं। यद्यपि मैकाले के घोषणा पत्र से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, फिर भी प्राच्य पाश्चात्य विवाद नहीं सुलझा। फिर भी हम मैकाले को आधुनिक भारतीय शिक्षा का अग्रदूत मानते हैं।
प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत कैसे होता है ये देख लेते हैं। विलियम बेंटिक के भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड ऑकलैंड भारत आए। क्योंकि प्राच्य पाश्चात्य विवाद अभी भी खत्म नहीं हुआ था और विरोध लगातार बढ़ ही रहा था, इसलिए उन्हें इस समस्या को सुलझाने का कार्य सौंपा गया। 24 नवंबर 1839 को ऑकलैंड ने अपने घोषणा पत्र में प्राच्यवादियों को 31,000 रुपये अलग से संबंधित आवंटित करके इस विवाद को तो अंत किया, लेकिन निषेधन का सिद्धांत बना रहा। इसी पॉइंट के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।